Hello everyone. So today in this chapter, electoral politics, we will discuss what make the election in India democratic. ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इंडिया के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में आए दिन इलेक्शन में होने वाले अनफेयर प्रैक्टिसेस को सुना होगा और टेलीविजन में देखा भी होगा। ऐसे बहुत से एलिगेशंस लगते हैं पोलिंग डे पे कि लोगों ने बहुत से अनफेयर माल प्रैक्टिसेस की हैं। आइए उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स के बारे में सुनते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ वोटर लिस्ट के साथ छेड़खानी की जाती है, जैसे उसमें कुछ फॉल्स नेम को ऐड किया जाता है और जो जेन्युइन नेम है उन्हें हटा दिया जाता है। आप लोगों ने ये भी चीज़ सुना होगा कि जो रूलिंग पार्टी है वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ और ऑफिसेस का मिसयूज़ करती है वोटिंग के लिए या इलेक्शंस के लिए। इसके साथ साथ जो रिच कैंडिडेट है या बड़ी पार्टी है वो एक्सेस ऑफ मनी लगाती है इलेक्शंस में, और कुछ कैंडिडेट्स जो है वो माल प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि रैगिंग और वोटरों को डराना या धमकाना। इसके अलावा हमें ये सुनने में आता है कि पोलिंग डे पे चुनावी धांधली होती है। चुनावी धांधली का मतलब है वोटर लोगों को बहकाया जाता है, उन्हें डराया जाता है, उन्हें मिसगाइड किया जाता है। तो ये जो रिपोर्ट्स हमने अभी देखी या सुनी वो बहुत सी करेक्ट है। इन्हें सुन करके हमें खुशी नहीं होती, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया में होने वाला इलेक्शन सही में डेमोक्रेटिक है या नहीं। एक बेसिक क्वेश्चन हमारे मन में जो उठता है वो ये कि जो पार्टी इलेक्शन जीती है वो सही में पॉपुलर पार्टी थी कि नहीं, उसे गांव जो लोग हैं पीपल्स ऑफ इंडिया उनका सपोर्ट था या नहीं। कहीं ये भी इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस करके तो नहीं जीत गई है। This is a very vital question. So, in today's video, we carefully examine the various aspects of this question. So, let's start. इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ये एक सिंपल वे है चेक करने का कि इलेक्शन फेयर वे में हो रहा है या नहीं। पर मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि ये इलेक्शन जो कमीशन है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है या नहीं। कहीं ये रूलिंग पार्टी के दबाव में या इन्फ्लुएंस में आके काम तो नहीं करेगी। क्या इनके पास इतनी पावर होती है कि वे फ्री और फेयर इलेक्शन कर सकें, और क्या ये असली में इस पावर का यूज़ करते हैं कि नहीं। तो आइए हम इन सवालों का जवाब एक एक करके ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये सारे सवालों का जवाब हमारे संविधान ने पॉजिटिवली तरीके से कंट्री में इम्पिल किया है। हमारी कंट्री में इलेक्शन जो कमीशन है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और पावरफुल बॉडी है जो सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस एंजॉय करती है जैसे कि जुडिशरी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब CEC एक बार जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर देता है, इसके अपॉइंटमेंट के बाद वो प्रेसिडेंट को भी आंसरेबल नहीं होगा, ना ही गवर्नमेंट को। रूलिंग पार्टी चाहे उसे पसंद करे या ना करे, उसके फैसलों को पसंद करे या ना करे, उसको इलेक्शन कमिश्नर की बात माननी पड़ेगी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना एक इम्पॉसिबल वे है किसी रूलिंग पार्टी के लिए। तो जिस तरह का इलेक्शन कमीशन इंडिया में मौजूद है वो वर्ल्ड के पावरफुल वाइड रेंज में आता है। मतलब इंडिया में मौजूद इलेक्शन कमीशन वर्ल्ड में एक
वर्ल्ड सिनारियो में एक पावरफुल इलेक्शन कमीशन के तौर पे देखा जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन इंडिया का कितना पावरफुल है। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन की डेट अनाउंस करने से लेकर के उसके रिजल्ट डिक्लेरेशन तक का सारा काम इलेक्शन कमीशन करती है। इम्प्लीमेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन कमीशन ये श्योर करती है कि जो उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है उसका प्रॉपरली इम्प्लीमेशन हो रहा है या नहीं। अगर कोई भी कैंडिडेट इस कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ते हुए या कोई पॉलिटिकल पार्टी इस कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ते हुए पाई जाती है तो उसे पनिशमेंट देने का अधिकार भी इलेक्शन कमीशन को होता है। ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड, इलेक्शन कमीशन ऑर्डर गवर्नमेंट टू फॉलो सम बेसिक गाइडलाइन। इलेक्शन कमीशन इस बेसिक गाइडलाइन में श्योर करती है कि कोई भी रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट फैसिलिटीज का मिसयूज ना करे। उनके पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल का ट्रांसफर कर सकती है। फोर्थ पॉइंट, इन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर इलेक्शन कमीशन नॉट अंडर द गवर्नमेंट। इलेक्शन ड्यूटी में जितने भी ऑफिसर लगते हैं वो सारे के सारे इलेक्शन कमीशन के दिए हुए निर्देश का फॉलो करेंगे, ना कि गवर्नमेंट के दिए हुए निर्देश का। में इलेक्शन कमीशन ने अपने पावर का पूरी तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया है। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया है। इलेक्शन ऑफिसेस जो कि ऑफ टू द ओपिनियन पूल इज़ नॉट फेयर फॉर समबॉडी और इवन और एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी दे ओवरपुल्ड। अगर इलेक्शन कमीशन ये देखता है कि जो वोटिंग है वो सही तरीके से नहीं हुआ है, फेयर तरीके से नहीं हुआ है, तो वो दोबारा इलेक्शन करवाने का पावर रखता है। रूलिंग पार्टी चाहे या ना चाहे उसे इलेक्शन कमीशन की बात माननी ही होगी, उसे उनका सुनना ही होगा। ये इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल बॉडी बनाती है। आइए अब हम कुछ पॉपुलर पार्टिसिपेशन के बारे में जान लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट तरीका है और एक बहुत ही अच्छा तरीका है ये चेक करने का कि इलेक्शन जो प्रोसेस है उसमें लोगों का रुझान कितना है, लोग पूरे एंथुजियाज्म से वोटिंग या इलेक्शन में भाग ले रहे हैं या नहीं। ये जो इलेक्शन प्रोसेस है ये फेयर तरीके से हो रहा है या नहीं, लोगों के पार्टिसिपेशन से चेक किया जा सकता है। तो आइए इन बातों को हम ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला ग्राफ आपको यहाँ दिख रहा है वह है वोटर टर्नआउट इन इंडिया एंड यूके। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन है कैंडिडेट का, मतलब कि कितने लोगों ने वोट दिया, इंडिया में स्टेबल है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। पर अगर यूके में देखें तो ये बढ़ता और घटता दिखाई दे रहा है, जो कि ये बताता है कि वहाँ के लोग कई बार वोटिंग देने जाते हैं और कई बार नहीं। लेकिन इंडिया में धीरे धीरे लोगों का रुझान इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। सेकेंड ग्राफ, वोटर टर्नआउट इन इंडिया एंड यूएस बाय सोशल ग्रुप। आप देख सकते हैं कि इंडिया में किस तरीके से जो सोशल ग्रुप है ओबीसी, एससी, एसटी, ये ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में एज कंपेयर टू रिचर सेक्शन। पर अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे वाइट, ब्लैक और हिस्पैनिक इनके बीच में बहुत से डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं। थर्ड, डू यू थिंक योर वोट मेक अ डिफरेंस? हाँ, ये जो ग्राफ है ये हमें बताता है कि
लोग क्या सोचते हैं जब वे इलेक्शन में वोट देकर आते हैं? क्या उन्हें लगता है कि उनका वोट डिफरेंस ला सकता है या नहीं? आप देख सकते हैं 67% लोग ये सोचते हैं कि उनके द्वारा दिया गया वोट डिफरेंस ला सकता है। 18% लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि उनके द्वारा दिया गया वोट डिफरेंस नहीं ला सकता, और 15% लोग ऐसे हैं जो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके द्वारा वोट दिया गया जो वोट है वो डिफरेंस ला सकता है या नहीं। फोर्थ ग्राफ जो आप यहाँ देख रहे हैं वो बताता है दोज हु पार्टिसिपेट इन एनी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी इन इंडिया। इंडिया में इलेक्शन एक्टिविटीज़ जो इलेक्शन कैंपेन होता है उसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 2014 तक आते आते जो लोगों का पार्टिसिपेशन है इलेक्शन को लेकर के वो बढ़ा है, मोर देन 1/3 हो चुका है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इलेक्शन कैंपेन में जो उनके कैंडिडेट है, फेवरेट कैंडिडेट है, उनसे रिलेट कर पाते हैं, उनके कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इस इलेक्शन को सफल बनाते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, एक फाइनल टेस्ट जो ये बताता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से हुआ है कि नहीं, वह उसका आउटकम। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं हुआ है तो पावरफुल पार्टी हमेशा जीतती रहेगी। ऐसे सिचुएशन में जो रूलिंग पार्टी है वो कभी इलेक्शन नहीं हारेगी, पर यूजुअली बहुत सी रूलिंग पार्टी को इलेक्शन हारते हुए देखा गया है। तो आइए कुछ इलेक्शन आउटकम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए जान लेते हैं व्हाट आर द आउटकम ऑफ इंडियन इलेक्शंस। फर्स्ट, इंडिया में जो रूलिंग पार्टीज होती है वो रूटीनली इलेक्शंस हार जाती है। कई बार ऐसा होता है कि वे इलेक्शन हार गई है, नेशनल और स्टेट लेवल पे भी। पिछले 15 सालों का डाटा देखें तो उसे पता चलता है कि 3 में से 2 ऐसे केसेस आए हैं जिसमें जो रूलिंग पार्टी थी वे इलेक्शन हार गई है। यूएस में जो रूलिंग पार्टी होती है वो ज़्यादातर इलेक्शन जीत जाती है, पर इंडिया में देखा गया है कि कई बार जो इंडिया में एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वे इलेक्शन हार गए हैं। थर्ड, अब इंडिया के जो वोटर हैं वो थोड़े समझदार हो गए हैं, वे जान गए कि उनके देश के लिए क्या ज़रूरी है। आज भी बहुत से जो कैंडिडेट हैं वे वोटर्स को पैसा देके खरीदने की कोशिश करते हैं या उनका क्रिमिनल कनेक्शंस होता है, और कई जगहों में ऐसा देखा गया है कि ये कैंडिडेट इलेक्शन हार गए हैं। फोर्थ, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो हारी हुई पार्टी है मतलब डिफीटेड पार्टी वो एक्सेप्ट करती है पीपल्स के वर्डिक्ट को। जो लोगों ने फैसला लिया है, जो इलेक्शन का रिजल्ट है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। हाँ, कई जगह डिस्प्यूट देखने को तो मिले हैं पर ये नॉमिनल है। इससे पता चलता है, इन सारे पॉइंट से पता चलता है कि इंडिया में इलेक्शन का आउटकम हमारे फेवर में रहा है। चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये सारी जो बातें हैं वो हमें इन कंक्लूजन पे पहुंचाती है, एक सिंपल कंक्लूजन पे पहुंचाती है कि इंडिया एक बेसिकली फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंट्रीज़ है जहाँ पे सही तरीके से इलेक्शन होता है। यहाँ की जो पार्टी है जो इलेक्शन जीतती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, इस कारण क्योंकि लोगों ने उसे चुना है, ना कि उनके पास कोई बेस्टर ऑप्शन नहीं है। हाँ, हो सकता है कि सच ना हो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पर जो फ्यू कैंडिडेट है वो हो सकता है कि पैसे की ताकत से और कुछ अनफेयर मींस के ज़रिए जीत सके, पर ओवरऑल और जो वर्डिक्ट है जनरल इलेक्शन में ये देखा गया है कि वो पॉपुलर प्रेफरेंस ही होता है, लोगों की चॉइस ही जीतती है। अगर हम 60 सालों का डाटा देखें इंडिया कंट्री का, तो इंडिया एक इलेक्शन डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब हम एक
अब yet look at the picture different if the ask deeper question। आइए हम और डीपली तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सही मायने में इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। आर द पीपल प्रिफेंट बेस्ड ऑन रियल नॉलेज, क्या लोग जो वोट दे रहे हैं वो रियल नॉलेज के आधार पे वोट दे रहे हैं। आर द वोटर गेटिंग द रियल चॉइस, इज इलेक्शन रियली अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन, क्या वोटर जो है वो अपने रियल चॉइस को ही एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं। क्या जो इलेक्शन है वो सही तरीके से फ्री एंड फेयर सबके लिए एक समान है कि नहीं। कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन द इलेक्शन, क्या एक ऑर्डिनरी इंसान, सामान्य व्यक्ति इलेक्शन जीत सकता है इंडिया में। कैंडिडेट एंड अ पॉलिटिकल पार्टीज मनमाने तौर पे पैसा लगाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। कुछ जो कैंडिडेट है, कुछ बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वे इस चीज़ का अनफेयर एडवांटेज उठा लेते हैं और स्मॉलर जो पार्टीज है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वे ये चीज़ों में पीछे रह जाते हैं। सेकेंड, कैंडिडेट विद अ क्रिमिनल कनेक्शन, ऐसे कैंडिडेट जिनका क्रिमिनल कनेक्शन है वे कैसे भी करके एक बड़ी पार्टी, एक मेजर पार्टी में टिकट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं जेन्युइन कैंडिडेट के मुकाबले। थर्ड, कुछ फैमिली ट्रेंड चला आ रहा है जिसके कारण फैमिली के लोगों को, अपने रिलेटिव्स लोगों को मेजर पॉलिटिकल पार्टीज टिकट दे देती है इलेक्शन लड़ने के लिए और वे जीत भी जाया करते हैं। फोर्थ, लोगों के पास बहुत ही कम चॉइस है। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ जगहों में तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनकी पॉलिसीज और प्रैक्टिस इतनी सिमिलर होती है कि लोगों के पास चॉइस नहीं हो पाता कि वे किसे वोट दें या किसे नहीं। फिफ्थ, जो स्मॉलर पार्टीज है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, दे सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज अगेंस्ट द बिगर पार्टीज। Smaller parties and independent candidate suffer a huge disadvantage against the bigger party. ये जो चैलेंजेस हैं ये एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में भी, क्योंकि इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। दिस डीपर इशू आर मैटर टू कंसर्न फॉर दोज हु बिलीव इन डेमोक्रेसी। और ये जो मैटर्स है, जो बातें हमने भी डिस्कस करी, वो एक डेमोक्रेसी की भावनाओं को जागृत करता है। इसी कारण यहाँ के सिटीजन, जो सोशल एक्टिविस्ट और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन डिमांड करते हैं इलेक्टोरल सिस्टम में बदलाव की। तो इन सारी बातों को जान करके हमारे मन में बहुत से सवाल आते हैं, जैसे कि कैन यू थिंक सम रिफॉर्म, क्या आप सोच सकते हैं ऐसा कोई तरीका जिससे इस इलेक्टोरल सिस्टम को बदला जा सके। व्हाट कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन डू टू फेस दिस चैलेंजेस, एक आम नागरिक इन चैलेंजेस को किस तरह से फेस करेगा, इनसे कैसे बाहर आ सकता है। अगर आपके पास इन सवालों के जवाब है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।